दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में या तो दबा दी जाती हैं या फिर बिल्कुल नजरअंदाज कर दी जाती हैं। हाल के कुछ घंटों में जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी कई बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने आई हैं, जिनका सीधा असर भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आने वाले बड़े फैसलों पर पड़ सकता है। इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर बहुत सख्त बयान दिया है और भारत पर टैरिफ बढ़ाने की खुलेआम धमकी दे डाली है। ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं और उन्हें पहले से ही पता था कि ट्रंप इस बात से खुश नहीं हैं। ट्रंप ने यह भी साफ साफ कहा है कि भारत के लिए उन्हें खुश रखना बेहद जरूरी है और अगर भारत रूस के साथ व्यापार जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर टैरिफ को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वे भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50% से बढ़ाकर 70% या फिर 80% तक ले जाने की खुली बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब खबरें आ रही हैं कि कुछ खास टैरिफ्स को 500% तक भी पहुँचाया जा सकता है। यह पूरा बयान ठीक उसी समय आया है जब अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े बड़े एक्शन लिए हैं और वहाँ की स्थिति तेजी से बदल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप इस वक्त बेहद आक्रामक मूड में हैं और आर्थिक दबाव को एक मजबूत हथियार की तरह इस्तेमाल करने से कतई पीछे नहीं हट रहे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है जो सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ी हुई है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अचानक वेनेजुएला में अपनी इंटरनेट सेवाओं को एक्टिवेट कर दिया है। पहले वेनेजुएला में स्टारलिंक की सर्विस उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब कंपनी ने घोषणा कर दी है कि अगले एक महीने तक यानी 3 फरवरी 2026 तक वेनेजुएला के लोगों को फ्री सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी तेजी से किसी देश में सैटेलाइट इंटरनेट को एक्टिव करना यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या बिना किसी देश की सरकारी अनुमति के भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि स्टारलिंक के सैटेलाइट्स पहले से ही इस क्षेत्र को कवर कर रहे थे और जरूरत पड़ने पर सर्विस को तुरंत चालू किया जा सकता था। यही बात अब कई देशों के लिए एक नया और गंभीर सिक्योरिटी रिस्क बनकर उभर रही है। यहीं से यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर भविष्य में किसी देश में बिना सरकारी अनुमति के सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए तो उस देश की आंतरिक सुरक्षा और डाटा संप्रभुता पर कितना बड़ा खतरा मंडरा सकता है। इसी संभावित खतरे को लेकर अब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स खुलकर अपनी चिंता जता रहे हैं और इसे एक नई तरह की साइबर सिक्योरिटी चुनौती बता रहे हैं। अब बात करते हैं भारत और फ्रांस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण हलचलों की। यूरोप और नाटो के अंदर अगर कोई देश अमेरिका को आंख मूंद कर फॉलो नहीं करता तो वह सबसे आगे फ्रांस ही है। बीते कुछ वर्षों में कई मौकों पर देखा गया है कि फ्रांस ने अमेरिकी नीतियों का खुलकर विरोध किया है, खासकर डिफेंस डील्स, मिलिट्री इंटरवेंशन और विदेश नीति के मामलों में। यही कारण है कि अमेरिका और फ्रांस के रिश्तों में अक्सर तनाव और खटास देखने को मिलती रही है। लेकिन वेनेजुएला के हालिया घटनाक्रम पर फ्रांस ने अमेरिका का खुलकर विरोध नहीं किया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नए साल 2026 की अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर फ्रांस पहुंच चुके हैं। यह दौरा 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच हो रहा है और इसे महज एक सामान्य या रूटीन विजिट नहीं माना जा रहा। एक्सपर्ट्स इस यात्रा को वेनेजुएला संकट और बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन से सीधे जोड़कर देख रहे हैं। फ्रांस के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर लग्जमबर्ग भी जाएंगे, जहां यूरोपियन यूनियन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन बातचीत होने वाली है। माना जा रहा है कि भारत इस दौरे के माध्यम से यूरोप के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिका के बढ़ते दबाव और धमकियों के बीच वैकल्पिक रास्ते खुले रहें। इसी बीच भारतीय सेना से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच चुके हैं। यह दौरा 5 से 6 जनवरी 2026 को पूरा हुआ है और ऐसे समय में हो रहा है
जब यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन को लेकर गहरा तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के रिश्तों में फिलहाल कोई स्थिरता नहीं दिख रही और क्षेत्रीय अस्थिरता काफी बढ़ गई है। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख की यह यात्रा कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान मिलिट्री कोऑपरेशन, संयुक्त प्रशिक्षण, इंटरऑपरेबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई है। भारत की कोशिश साफ है कि पश्चिम एशिया में संतुलन बनाए रखा जाए, क्योंकि वहां की किसी भी अस्थिरता का सीधा असर भारत की एनर्जी सप्लाई, राष्ट्रीय सुरक्षा और ट्रेड रूट्स पर पड़ता है। अब चलते हैं भारत और बांग्लादेश से जुड़ी उस बड़ी खबर पर जो आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को और भी प्रभावित कर सकती है। भारत द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने तुरंत कड़ा कदम उठाते हुए अपने देश में आईपीएल मैचों के प्रसारण पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब आईपीएल के कोई भी मैच बांग्लादेश के किसी टीवी चैनल या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाए जाएंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को लग रहा है कि इस फैसले से भारत और आईपीएल को भारी नुकसान होगा, मगर हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पहले ही बांग्लादेश की कंपनी टीएसपी टी स्पोर्ट्स को बेचे जा चुके थे। टी स्पोर्ट्स इन्हीं राइट्स के जरिए विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से अच्छी खासी कमाई करने वाली थी। अब सरकार के इस अचानक फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान उसी बांग्लादेशी कंपनी टी स्पोर्ट्स को ही होने वाला है। इस फैसले से बांग्लादेश के दर्शकों को भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनका पसंदीदा मनोरंजन अचानक बंद हो जाएगा। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। हालांकि मार्च के बाद चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है और अगर नई सरकार सत्ता में आती है तो हालात में बड़ा बदलाव आ सकता है। भारत सरकार ने पहले से ही बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं भारत और नाइजीरिया से जुड़ी उस गंभीर खबर की जो काफी चिंता का विषय बनी हुई है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने एक भारतीय जहाज MV अरुणा होले और उस पर सवार सभी 22 भारतीय क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया है। नाइजीरियन अथॉरिटीज का दावा है कि जांच के दौरान जहाज से 31.5 किलो कोकीन बरामद हुई है, जो अलग अलग पैकेट्स में छुपाकर रखी गई थी। फिलहाल नाइजीरिया की जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हुई हैं कि इन ड्रग्स का असली स्रोत क्या है और इसके पीछे कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क शामिल हैं। जांच पूरी होने तक सभी 22 भारतीय क्रू मेंबर्स को कस्टडी में ही रखने का फैसला लिया गया है। भारत सरकार इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और नाइजीरियन सरकार के साथ डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए लगातार संपर्क बनाए हुए है, ताकि भारतीय नागरिकों के अधिकारों की पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब अगली और बेहद संवेदनशील अपडेट भारत और कतर से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि पिछले साल कतर में इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में भारतीय नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों वेटरन्स को गिरफ्तार किया गया था। उस समय कतर की अदालत ने इन सभी को मौत की सजा सुनाई थी, जिससे पूरे देश में काफी हलचल मची थी। इसके अलावा जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट और ड्यू एडवांटेज के तहत मिला था, उसका पूरा अमाउंट भी जुर्माने के रूप में जमा करना होगा। भारतीय रुपए में यह कुल रकम लगभग 195 करोड़ बताई जा रही है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर यह जुर्माना जमा नहीं किया गया तो आगे सजा और भी सख्त हो सकती है। ऐसे में यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाती है। एक संभावित विकल्प यह भी हो सकता है कि भारत सरकार कतर से अनुरोध करे कि कमांडर पुरेंदु तिवारी की बाकी सजा भारत में ही पूरी करवाई जाए। हर 24 घंटे में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। कोई देश दबाव बना रहा है तो कोई देश अपने पुराने फैसलों से पलट रहा है। इन सब के बीच भारत के सामने लगातार नए नए चैलेंज खड़े हो रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही गहरी, अहम और विस्तार से समझाई गई अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। जय हिंद।